जो देखिए, मैं क्लास 11th और क्लास 12th के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन का कुछ पार्ट क्लास 11th में है और फंक्शन का जो टाइप है वो क्लास 12th में है। और फंक्शन का जो टाइप है वो आप तभी समझ पाएंगे जब फंक्शन के बारे में आप समझ लें। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को क्लास 11th के तो बच्चे देखें ही देखें, क्लास 12th के बच्चे भी ज़रूर देखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इसमें लिखा है जो फंक्शन है, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं फलन। फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है जिसमें ए का प्रत्येक अवयव, ये बात ध्यान दीजिए, जिसमें ए का प्रत्येक अवयव बी के साथ एक यूनिक यानी कि अद्वितीय संबंध रखता हो, तो उस प्रकार के संबंध को हम कहते हैं फलन। ठीक, और इसे हम लोग बच्चों मैथमेटिकल इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब होता है एफ ए के साथ संबंधित है बी से। ठीक, आप इसे कुछ इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। मैं इसे बहुत अच्छे ढंग से आपको क्लियर करूंगा अभी एग्जाम्पलों के द्वारा। अभी थोड़ा सा देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये जैसे ये है आपके पास ए प्रोडक्ट। ठीक, आपने इसे रख दिया एफ नाम की किसी मशीन में, उसने निकाल के दे दिया आपको एफ ए। तो जो एफ ए है उसे ही आप कहेंगे बी, यानी कि ए और बी के बीच में जो संबंध है उससे जो आपको प्राप्त हुआ वो क्या आया, बी आया। तो ए और बी के बीच में एक विशेष प्रकार का रिलेशन होना चाहिए कि ए का प्रत्येक अवयव, ठीक है, बी के साथ एक यूनिक इमेज रखता हो, तब उस संबंध को कहा जाता है फलन। तो पहले चलिए थोड़ा सा स्टार्टिंग से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है, सेट। तो सेट से क्या निकला, हमने पढ़ाया सबसेट। ठीक है, सबसेट के बाद फिर हम जो आगे बढ़े, हमने सेट के टाइप वगैरह पढ़ाए आपको। लेकिन इसके बाद हम अपने जब दूसरे चैप्टर में आए तो उसमें हमने पढ़ाया आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी, यानी कि ए और बी के बीच में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो ज्ञात करना सिखाया। तो उसमें हमने आपको बताया था कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होता है वो ए और बी का जो ऑर्डर्ड पेयर होता है वो होता है जिसमें ए होना चाहिए ए से बिलोंग और बी होना चाहिए बी से बिलोंग। तो ये हमने पढ़ाया। फिर बेटा हमने पढ़ाया रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। ठीक, और अब हम पढ़ा रहे हैं फंक्शन। तो जो फंक्शन है, ठीक, वो सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट का तो होता ही होता है, आप ऐसे भी समझ लीजिए, वो सबसेट होता है रिलेशन का। ठीक है, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि वो सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी होता है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में से तो निकलेगा रिलेशन, और रिलेशन में से निकलेगा फंक्शन। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो बेटा है वो रिलेशन है और जो रिलेशन का बेटा है वो फंक्शन है। ठीक, दोबारा सुनिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट का बेटा हो गया रिलेशन और रिलेशन का बेटा कौन हो जाएगा, फंक्शन। यानी कि इसमें से ही सारी बात निकल के आएंगे। इसमें से पहले रिलेशन निकलेगा और फिर रिलेशन में से निकलेगा फंक्शन। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा देखिए इसे समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए इस एग्जाम्पल को। तो एक बार दोबारा सुनिए, हमने आपको पढ़ाया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में से रिलेशन निकला, रिलेशन में से निकलेगा फंक्शन। डेफिनेशन को दोबारा देखिए, जो फंक्शन है वो एक विशेष प्रकार का संबंध है, मतलब वो संबंध ही है। फंक्शन भी क्या है, एक जो फलन है वो भी क्या है, एक संबंध ही है, पर वो एक विशेष प्रकार का संबंध है। ठीक, जिसमें एक शर्त है कि ए का प्रत्येक अवयव यूज होना चाहिए, ए का प्रत्येक एलिमेंट यूज होना चाहिए और बी के साथ वो एक यूनिक रिलेशन
बना रहा हो। तो इस प्रकार का जो संबंध है उसे ही आप कहेंगे फंक्शन। ठीक, अब आप देखिए यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, आप ये कुछ एग्जाम्पल देखिए, इसके थ्रू मैं आपको इस बात पर डेफिनेशन को देखो कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ इसे बोलते हैं मैपिंग। हमने ये 4 मैपिंग बनाई हैं और मैपिंग को हम लोग जो है फलन भी कहते हैं। ठीक है, तो हम देखिए पहला जो हमारा पहली जो मैपिंग है उसमें देखिए 1 देने पे यानी कि 1 का संबंध हो गया A से, ठीक है, और 2 का संबंध हो गया B से, और 3 का संबंध किसी से हो नहीं रहा। तो हमारी शर्त थी कि A का प्रत्येक अवयव A का प्रत्येक अवयव B के साथ किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित हो। तो यहाँ देखिए 3 तो संबंधित हो ही नहीं रहा, तो आप ये कह दीजिए ये तो बिल्कुल क्लियर संबंध है ही नहीं, सॉरी ये तो क्लियर फलन है ही नहीं। फलन होने की बेसिक कंडीशन है कि इस A का प्रत्येक एलिमेंट यहाँ किसी न किसी से जुड़ा हुआ होना जरूरी है। तो यहाँ देखिए 3 तो किसी से जुड़ ही नहीं रहा इधर, तो इसलिए ये तो फंक्शन है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये फंक्शन नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं इस वाले की। देखिए इसमें 1 2 3, 1 का संबंध A से हो गया और 1 का संबंध B से भी हो गया, 2 का संबंध C से है, 3 का संबंध भी C से है। फिलहाल में आप देखिए बेसिक कंडीशन तो पूरी कर रहा है क्योंकि इसके तीनों एलिमेंट यहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी से बंध गए। तो ये फंक्शन हो सकता है क्योंकि अभी इसकी दूसरी कंडीशन है कि इसका जो एलिमेंट है, जो A का एलिमेंट है वो B के साथ क्या बना रहा हो, एक यूनिक इमेज बना रहा हो। A का प्रत्येक एलिमेंट B के साथ एक यूनिक इमेज बना रहा हो, इस बात को मैं भी क्लियर करता हूँ। यहाँ देखिए ये भी फंक्शन हो सकता है क्योंकि ये तीनों एलिमेंट कहीं ना कहीं इससे बंध गए। ठीक, और ये तो क्लियर बिल्कुल साफ साफ है। ठीक है, इसमें भी तीनों के तीनों आपस में बंधे हुए हैं। लेकिन हम दोबारा से देखिए इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए हमने जो एक का संबंध A से भी है और B से भी है, इसका मतलब कुछ ऐसा समझिए आप लोग। देखो जैसे सपोज करो जो सेट A है वो सन है, बेटे हैं, और जो सेट B है वो फादर है, यानी कि वो पिता है। ठीक, सेट A सन है और सेट B फादर है। तो यहाँ आप देखिए 1 का फादर A है, 2 का फादर B है और 3 का कोई फादर ही नहीं है। तो ऐसा हो सकता है 3 का कोई फादर ही ना हो? यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसका कोई ना कोई तो फादर जरूर होगा। तो इसका संबंध किसी ना किसी से तो जरूर होना चाहिए था यहाँ, मतलब इनसे ना हो कोई और होता, ABC के अलावा कोई और होता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इसका फादर ना हो। तो चाहे बायोलॉजिकल हो चाहे फिजिकल हो, उसका फादर तो जरूरी होगा। तो इसका अर्थ हुआ कि ये तो किसी कीमत पर भी रिलेशन, ये यानी कि ये वाला जो रिलेशन है फंक्शन है ही नहीं। ओके, अब बात करते हैं सेकंड की। यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, 1 का फादर है A और 1 का फादर B भी है। यार ये कैसी बात हुई? देखिए 1 का फादर A भी है, मान लीजिए 1 अमित है, अब अमित का फादर A है और अमित का फादर B भी है। तो ऐसा हो सकता है? तो ये रिलेशन यूनिक है ही नहीं। 1 का फादर जो है वो A ही तो होना चाहिए था, तो ये रिलेशन यूनिक नहीं है। यूनिक का मतलब आप लोग कुछ समझ पा रहे हैं? यूनिक का मतलब है इसका फादर केवल इनमें से कोई एक होना चाहिए था, 2 फादर कैसे हो गए? तो इसलिए ये भी फंक्शन नहीं है। यहाँ A का प्रत्येक एलिमेंट B के साथ बंध तो गया था, राइट, परंतु वो यूनिक इमेज के साथ नहीं बंध पा रहा। ठीक है, तो इसलिए ये भी फंक्शन नहीं है। अब बात करते हैं हम थर्ड की। 1 का फादर A है, 2 का फादर भी A है। देखिए 1 और 2 दोनों हो सकते हैं भाई हो, तो 1 का फादर भी A और 2 का फादर भी, ऐसा तो हो सकता है। 1 का फादर भी A हो और 2 का फादर भी A हो, ऐसा तो बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, 3 का फादर B हो और ऐसा भी हो सकता है जो C है वो फादर तो है, मान लीजिए उसका बेटा ही ना हो, तो ऐसा तो चल जाएगा। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है B वाला, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट बिल्कुल रह सके खाली। इसमें खाली हो तो हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो इधर किसी के साथ रिलेशन ना बना पा रहा हो। इसका हर एक एलिमेंट B के साथ
एक यूनिक रिलेशन अगर बना पा रहा है, ठीक है, तो फिर ये जो फंक्शन हो रहा है, सॉरी ये जो संबंध हो रहा है, इसे आप कहेंगे ए से बी में संबंध, ए से बी में संबंध, यानी कि ये जो है एक फंक्शन है ए से बी में। ओके, अब बात करेंगे इस वाले एग्जाम्पल की। तो इस वाले एग्जाम्पल में तो बिल्कुल क्लियर, ये तो बहुत प्यारा सा फंक्शन है। आप देखिए, एक का फादर ए, दो का फादर बी, तीन का फादर सी, और एक का रिलेशन भी एक के साथ ही हुआ, इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके साथ बन गया, तो इसका मतलब ये तो फलन है। तो ये क्या है, एक फलन है। ठीक है, अगर मैं डोमेन के, अगर मैं इनको ऑर्डर्ड पेयर के अकॉर्डिंग इन रिलेशनों को बनाऊं, देखिए पहली फिगर के ऑर्डर्ड पेयर जो मेरे को मिलेंगे, तो जो रिलेशन है 1 का ए से हुआ और 2 का बी से हुआ, और 3 का रिलेशन किसी से हुआ ही नहीं, यानी कि 3 का किसी से हो नहीं रहा, यहाँ खाली स्थान रह गया। तो इसलिए ये जो रिलेशन है ये खाली रिलेशन है, लेकिन ये क्या है, फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है। दूसरे चित्र की बात करिए, दूसरे चित्र में जो आपके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ऐसे लिखिए, जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे इन्हें भी आप ऑर्डर्ड पेयर ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे बेटा, वो कौन कौन से बनेंगे, 1 कोमा ए, 1 कोमा बी, 2 कोमा सी और 3 कोमा सी। ठीक, तो ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। ये रिलेशन हो सकते हैं बट ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन में बेसिक कंडीशन क्या है, डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए, पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। आप ध्यान रखिए, पहला जो एलिमेंट है वह रिपीट हो रहा है, पहला एलिमेंट रिपीट हो रहा है। देखिए 1 2 बार आ गया, 2 2, और यहाँ पे 1 2 बार आ रहा है इसमें, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, और तीसरा जो है, थर्ड वाला आप देखिए, ठीक है, थर्ड वाले की बात हम करते हैं, तो 1 ऐसा हो गया, 2 ऐसा हो गया, ठीक है, और 3 बी से रिलेशन कर रहा है, तो इसमें ये तो रिपीट है ही ना, तो इसलिए ये क्या है, ये फंक्शन है, फंक्शन है। और चौथा तो बिल्कुल क्लियर है, फंक्शन है। यानी कि आप लोग जान लीजिए, दोबारा से डेफिनेशन को दोबारा समझ लीजिए कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के साथ एक यूनिक इमेज जब तक नहीं बना होगा, जब तक वो रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो फंक्शन भी क्या है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। ठीक है, अब आप देखिए कुछ और एग्जाम्पलों की मदद से इसे समझिए। देखिए हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं, एक एग्जाम्पल 1 और एक एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमसे पूछा गया कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या आर फंक्शन है, तो इसका जवाब आएगा नहीं। वो पूछ जाएगा कारण बताइए, तो आप कहेंगे क्योंकि इसमें डोमेन रिपीट हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं जो 5 है वो 2 बार आ गया, वो रिपीट हो गया, तो इसका मतलब ही हो गया कि ऐसा जो संबंध है वो फंक्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब वही है कि 5 का पापा 4 भी है और 5 का पापा 6 भी है, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसे देखिए, इसका जो सॉल्यूशन है वो आएगा यस, यानी कि ये वाला जो रिलेशन है ये एक फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि इसमें डोमेन रिपीट नहीं है। तो अब हम कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो याद रखेंगे। तो हमारे पास पहली बात ये आ गई, देखिए ध्यान से, देखो बेटा, जैसे ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये ए ये बी, 1 2 3 ए बी सी। ठीक है, इसके साथ इसका संबंध हो रहा है, इसके साथ इसका संबंध है, इसके साथ इसका संबंध है। यानी कि जो इधर वाले साइड होती है इसे हम बोलते हैं इनपुट। ये क्या होता है, इनपुट, और ये क्या होता है, बी। यानी कि आप अगर एफ नाम की मशीन में 1 रखेंगे तो आपको आउटपुट जो मिलेगा
वो मिलेगा ए। ठीक है, एफ ए और बी के बीच में जो फंक्शन है, फंक्शन को इस प्रकार से डिनोट करते हैं मैथमेटिकली। तो इसका मतलब होता है कि ए अगर एफ में भर दिया जावे तो जो बी मिलेगा उसे हम बोलेंगे आउटपुट। ठीक है, तो पहला एलिमेंट, पहला जो हमारे पास नोट बनता है वो ऐसे बनता है, जो सेट बी के एलिमेंट हैं, सेट बी के एलिमेंट इमेज कहलाते हैं। सेट बी के एलिमेंट क्या कहलाते हैं? इमेज कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि ये वाले एलिमेंट क्या है? इनकी इमेज, ए की इमेज क्या है? बी। ए की इमेज क्या है? बी। तो सेट बी के एलिमेंट क्या कहलाते हैं? ए की इमेज, ऐसे बोलते हैं, सेट बी के एलिमेंट ए की इमेज कहलाते हैं। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात आपको याद रखना है, सेट ए के एलिमेंट, इसे आप लोग ऐसे लिखेंगे, ए बराबर एफ ऑफ बी। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट बी की प्री इमेज कहलाते हैं, और इसे लिखेंगे बी बराबर एफ इनवर्स ए, ऐसे डिनोट करेंगे। तो ये वाले एलिमेंट इमेज हैं इन वाले एलिमेंट की, और ये वाले एलिमेंट इन वाले एलिमेंट की कहलाती हैं प्री इमेज। ठीक है, नोट नंबर 3, आपको याद रखना है, जो फंक्शन है, फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर का संग्रह होता है। एफ ऑर्डर्ड पेयर का क्या होता है? संग्रह होता है, यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं उन ऑर्डर्ड पेयर में ही क्या होता है? फंक्शन होता है। वही ऑर्डर्ड पेयर क्या कहलाते हैं? फंक्शन कहलाते हैं। फोर्थ जो बात है वो ये है कि एफ जो है वो रिलेशन का सबसेट है, और यूं भी कह लीजिए कि एफ सबसेट है किसका? ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब आप एक बात और याद रखेंगे, देखिए बेटा, अगर ए और बी ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन को बिलोंग कर रहा है और ए और सी भी फंक्शन को बिलोंग कर रहा है, यानी कि ए देने पे बी मिला और ए देने पे सी मिला, तो पक्की सी बात है बी और सी आपस में बराबर होंगे। आप समझिए, अगर किसी इनपुट में ए देने पे बी मिला और ए देने पे सी भी मिला, तो बी और सी तो आपस में बराबर ही होंगे। ऐसा कोई होगा कि ए देने पे अगर बी मिल रहा है, मान लो किसी मशीन में कोई चीज़ भरने पे आपको लड्डू मिल रहे हैं, तो फिर आपने सपोज करो कुछ दूसरी चीज़ भरी, तो मतलब वही चीज़ भरी दोबारा से, तो फिर भी तो लड्डू मिलेगा। तो उस लड्डू का नाम एक बार बी हो गया, एक बार सी हो गया, तो है तो आपस में बराबर ही। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, अब कुछ ऐसा समझिए जैसे कि हमारे पास है एफ ऑफ एक्स बराबर 2x + 1। ठीक है, आपने देखिए यहाँ एक इनपुट के रूप में इसमें दिया, तो आपको यहाँ मिला 2 एकम 2 + 1, यानी कि 2 एकम 2 3 मिल गया। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं इनपुट, और जो आता है उसे हम बोलते हैं आउटपुट। तो यूं कह लो, ये इमेज है और इधर वाला प्री इमेज है। इसका एक इनपुट नाम हो गया, एक प्री इमेज नाम हो गया, एक नाम और है इसका डोमेन। वैसे ही इसका नाम आउटपुट हो गया, इमेज हो गया, और एक नाम है इसका रेंज।
तो इनपुट बोल दीजिए या फिर डोमेन बोल दीजिए, एक ही बात है। ऐसे ही आउटपुट बोल दीजिए या फिर रेंज बोल दीजिए, एक ही बात है। आपने 2 दिया, ठीक है, तो 2 देने पे आपको मिलेगा 2 गुना 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। आपने अगर 3 दिया, ठीक है, तो 2 गुना 3 प्लस 1 यानी कि 3 दूनी 6 1 7। तो अब बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ से जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बने है ना, ऑर्डर्ड पेयर बने हैं, वो बने हैं 1,3। 1 देने पे 3 मिला, 2 देने पे 5 मिला, 3 देने पे 7 मिला, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये फंक्शन है, ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है, फंक्शन है, ठीक। क्योंकि 1 देने पे 3 मिल रहा है, 2 देने पे 5 में, हर बार आपको एक नया आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। मतलब आप अलग अलग इनपुट देने पे हर बार एक अलग आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली क्या है, एक ये जो आपका एग्जाम्पल है ये एक फंक्शन का एग्जाम्पल है, यानी कि ये एक फंक्शन हो गया, समझे। मतलब आप यहाँ x की कुछ ना कोई भी वैल्यू दीजिए तो आपको हर बार कुछ ना कुछ एक नई वैल्यू मिल रही है। तो ये क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया। तो बेटा ये जो चैप्टर है थोड़ा सा रिलेशन और फंक्शन, ये थोड़ा सा मतलब अपने आप में एक ज़बरदस्त चैप्टर है। तो इसको समझने के लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। बुक अगर आपके पास है तो किताब भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो डोमेन और फंक्शन में क्या होता है, जो फंक्शन का डोमेन होता है ना, तो जो फंक्शन के अंदर हम लोग इनपुट भरते हैं उस इनपुट को हम कहते हैं उस फंक्शन का डोमेन। मैंने भी आपको समझाया, जैसे यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ मान लो 5 6 7 और 8 है। तो हमने देखिए इसमें इनपुट के रूप में 1 दिया, ठीक है, और ये 2 दिया तो हमें 6 मिला, 3 दिया तो हमें 7 मिला, 4 दिया तो हमें मान लीजिए 8 मिला। तो सेट ए ये सेट बी और इनके बीच में है ना कोई फंक्शन डिफाइन हो रहा है। तो सेट ए के जो एलिमेंट होते हैं, सेट ए के एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि जो डोमेन है वो 1 2 3 4 हो गया, यानी डोमेन हो गया यहाँ पे 1 2 3 4। सेट ए के जो एलिमेंट का जो हमारे पास सेट है, कलेक्शन है, उसे हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो फंक्शन था, ठीक, वो फंक्शन हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर थे उनका एक कलेक्शन था, ठीक है। उसमें ए जो होना चाहिए वो बिलोंग करे ए को और जो बी है वो बिलोंग करे बी को। तो इसमें जो पहले वाले एलिमेंट हैं, पहले वाले, ये डोमेन होते हैं। ये क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। आप इसे ऐसा समझ लीजिए, देखिए जैसे r बराबर हमारे पास है या f बराबर हमारे पास है 2,4 है ना, 4,5 8,10। तो पहले एलिमेंट जो हैं, ठीक है, डोमेन ऑफ f हमारे पास आ जाएगा 2 4 और 8। जो पहले एलिमेंट हैं उनका जो कलेक्शन है, उनका जो सेट है, उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा इसमें जो होता है डोमेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में और बहुत बड़ा टॉपिक है। तो कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे जिनमें हमें डोमेन ज्ञात करने हैं। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है f(x) बराबर 2x अपॉन x माइनस के 4 और हमसे कहा गया इसका डोमेन ज्ञात करिए। तो बेटा ऐसा होता है कि अगर कोई सवाल अंश बटे हर में है तो ये जो फंक्शन है तब डिफाइन होगा जब इसका हर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। f(x) तब परिभाषित होगा जब
x माइनस 4 डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हर 0 हो गया तो अंश बटे 0 यानी कि इन्फिनेटिव आपको मिलेगा, और इन्फिनेटिव का मतलब होता है अपरिभाषित। तो आपको जो हर है वो 0 ना हो जाए, ऐसी कंडीशन अप्लाई करनी है। तो इसलिए आप ये कहेंगे कि यहाँ x का जो मान है ना, वो 4 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो, ठीक, तो फंक्शन आपका डिफाइन हो जाएगा। तो जो डोमेन हो गया बेटा वो हो गया कोई भी रियल नंबर 4 को छोड़कर, यानी 4 नहीं होना चाहिए, आप कोई भी रियल नंबर रख दीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब ये है कि ये जो मशीन है ये कौन सी ऐसी वैल्यू है जो जिस पर इन्फिनेटिव आपको दिखाएगी, उस वैल्यू को छोड़कर जो भी संख्या है वो सब डोमेन है। देखिए आप यहाँ 1 रखिए, 2 रखिए, 1/2 रखिए, √2 रखिए, मतलब कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखिए, तो आपको ये मशीन कुछ ना कुछ आउटपुट निकाल कर जरूर देगी। लेकिन 4 एक ऐसी संख्या, अगर आपने 4 यहाँ भर दिया, F4 आपने लिख दिया, तो 2 × 4 बटे 4 माइनस के 4, ऊपर वाला 8 हो गया बट नीचे वाला 0, और ये आ गया इन्फिनेटिव। तो ये मशीन जो है आपको दिखा रही है अपरिभाषित, यानी कि आप इनपुट तो दे रहे हैं पर आउटपुट का पता नहीं है, वो तो अपरिभाषित है। तो इसका मतलब 4 पे ये मशीन आपकी परिभाषित नहीं हो पा रही, 4 पे मतलब आपको आउटपुट नहीं दे रही। तो आपको करना क्या है, जो हर है उसके एलिमेंट को 0 नहीं होने देना। तो आप बस ये चेक करेंगे। देखो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और देखो बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको डोमेन के दूंगा। आप देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, f(x) = 2x + 1, आपसे कहा डोमेन ज्ञात करो। तो देखो यार आप यहाँ 1 रखो तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, तो 3 मिला, 2 रखोगे तो फिर मिलेगा, यानी कि यहाँ x का कोई भी मान रखो तुम्हें आउटपुट जरूर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा रियल नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, 3rd एग्जाम्पल में देखिए आप लोग, देखो बेटा इसमें जो हर है वो स्क्वायर की टर्म में है, यानी कि अगर आप यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर भी +1 होगा। तो इसलिए जो डोमेन है वो फिर से क्या हो जाएगा, रियल नंबर, यानी कि आप कुछ भी वैल्यू रखोगे तुम्हें आउटपुट डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, हमारे पास है f(x) = 3x + 1/x - 2 × x - 3। हमसे कहा गया कि इसका डोमेन ज्ञात करिए, ठीक है। तो जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो x - 2 और x - 3 की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू होनी चाहिए 0 के। तो इसका मतलब हो गया x का वैल्यू ना तो 2 हो और ना ही x की वैल्यू 3 हो। तो डोमेन क्या हो गया, कोई भी रियल नंबर, ठीक है, कोई भी रियल नंबर, बस उसमें 2 और 3 नहीं होने चाहिए, यानी जिन वैल्यू पे हर 0 हो रहा हो। देखो अगर आप 2 रखोगे तो 2 में से 2 गया 0, जब ये 0 तो ये ऑटोमेटिक 0, यहाँ 3 रखोगे तो ये वाला ब्रैकेट 0, तो नीचे वाला 0 आ जाएगा। यानी कि 2 या 3 कोई भी एक वैल्यू अगर आप यहाँ दोगे तो आपको आउटपुट इन्फिनेटिव मिलेगा, और हमें आउटपुट इन्फिनेटिव नहीं चाहिए, कोई ना कोई संख्या चाहिए। तो आप कोई भी संख्या रख दो, बस इन संख्याओं को छोड़ कर। तो जो संख्या रखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इनपुट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इस क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल सेम एक ही बात है। देखिए जो डोमेन है, ठीक है, उसके लिए जो हर है वो इज़ नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0 के। अगर मैं दोनों और 3 जोड़ देता हूँ तो यहाँ 3 आ जाएगा, और x का जो वैल्यू 3/2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो आप बताइए इसका जो डोमेन हो गया वो हो गया बेटा कोई भी रियल नंबर, बस उसमें क्या ना हो, 3/2 ना हो, ओके। तो आज हमने बात करी फंक्शन क्या होता है। तो हमने बताया फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। फिर हमने बताया यूनिक रिलेशन के बारे में। यूनिक रिलेशन कुछ ऐसा समझ लो जैसे फादर होने का रिलेशन है। तो फादर होने का रिलेशन यूनिक है, क्योंकि आप एक बात बताइए, इस दुनिया में, ठीक है, जो फादर है वो तो आपका एक ही, कोई ना कोई एक ही है। तो फादर होना एक यूनिक रिलेशन है, जबकि देखिए अंकल होना यूनिक रिलेशन नहीं है। अंकल तो आप किसी को भी कह सकते हैं, तो अंकल होना यूनिक रिलेशन नहीं है। या मौसा होना यूनिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि मौसा तो आपके 2 भी हो सकते हैं। बस मेरे
मतलब आपके दो मौसी हैं तो मौसा भी तो दो ही हो गए। तो मौसा होना जो है वो एक यूनिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो यूनिक रिलेशन आप समझ गए, फंक्शन के बारे में समझ गए, डोमेन उसका समझ गए, ठीक है। अभी ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके प्रकार पढ़ाएंगे और रेंज के बारे में पढ़ाएंगे, और फिर बेटा एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो देखिए थोड़ी सी एक्सरसाइज टफ तो ज़रूर है, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, एक दो बार देख लेना समझ में आ जाएगा, 2 बार तुम देख लेना मेरे कहने से, ठीक है। चलिए ओके बेटा।